नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। आज हम चल रहे हैं 1929-30 के दौर में। एक ऐसी जगह जहां उस जमाने में पहुंचना लगभग नामुमकिन था, तिब्बत। हमारे पास जो स्रोत है वो है राहुल सांकृत्यायन का मशहूर सफरनामा ल्हासा की ओर का एक हिस्सा। और ये कोई आम सफर की कहानी नहीं है। ये तो एक जासूसी मिशन जैसा लगता है जिसे अंजाम दिया एक ऐसे विद्वान ने जिन्हें दुनिया महापंडित कहती थी। बिल्कुल। और आज की चर्चा का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि वो कहाँ कहाँ गए। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस जमाने के तिब्बत में ऐसा क्या था कि एक इतने बड़े विद्वान को अपनी पहचान छुपानी पड़ी, एक भिखारी का रूप लेकर वहां जाना पड़ा। हाँ, ये एक ऐसी दुनिया की कहानी है जो बाहरी लोगों के लिए पूरी तरह से बंद थी। तो हमारा मिशन साफ है, इस यात्रा के जरिए उस वक्त के तिब्बत के समाज को, उसके खतरों को और उसकी मेहमान नवाजी के उस अनोखे विरोधाभास को समझना। लेकिन शुरू करने से पहले ये महापंडित, ये कोई छोटा मोटा तमगा तो नहीं लगता। कौन थे राहुल सांकृत्यायन? उनका असल नाम था केदार पांडे। 1893 में आजमगढ़ में जन्मे थे। महापंडित उन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो भाषाओं के ज्ञाता थे। मतलब पाली, प्राकृत, तिब्बती, चीनी, रूसी, जापानी, लिस्ट बहुत लंबी है। अच्छा। हाँ, और 1930 में यानी इसी यात्रा के दौरान उन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म अपना लिया और तब वो राहुल सांकृत्यायन कहलाए। उनकी खास बात थी, उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र नाम की एक किताब लिखी। मतलब घूमने फिरने पर भी एक पूरा का पूरा शास्त्र लिख दिया। हाँ, क्योंकि उनके लिए घूमना सिर्फ मनोरंजन नहीं था। वो मानते थे कि असली ज्ञान वो किताबों के साथ साथ दुनिया को अपनी आंखों से देखने से मिलता है। मंजिल पर पहुंचना उतना जरूरी नहीं जितना उस रास्ते पर चलना। और उनकी ये तिब्बत यात्रा इस फलसफे का सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी पहेली, एक भिखारी का भेष। 1929-30 में ऐसा क्या था कि भारतीयों को तिब्बत जाने की इजाजत नहीं थी? देखिए, उस समय तिब्बत की सीमाएं भारतीयों के लिए बंद थीं। कुछ राजनीतिक कारण थे, इसलिए सीधा रास्ता तो भूल ही जाइए। उन्हें नेपाल के रास्ते जाना पड़ा, और वो भी पहचान बदलकर। और भिखारी का भेष ही क्यों चुना? क्योंकि एक भिखारी पर कोई शक नहीं करता। वो समाज में होते हुए भी एक तरह से अदृश्य होता है, उससे किसी को खतरा महसूस नहीं होता। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक विद्वान जिसे अपने ज्ञान और पहचान पर गर्व होना चाहिए, वो जानबूझकर एक ऐसा रूप ले रहा है जिसे कोई देखे भी ना। अपनी पूरी पहचान को पीछे छोड़ना पड़ा होगा। बिल्कुल। और जिस रास्ते पर वो चले, वो भी कोई आम रास्ता नहीं था। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि ये सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि एक सैनिक रास्ता भी था। सैनिक रास्ता? अच्छा, तो वहां फौज का पहरा रहता होगा? नहीं, उस वक्त तक वो सब वीरान हो चुके थे। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर सैनिक मकान गिर चुके थे और किलों के जो हिस्से बचे थे उनमें वहां के किसानों ने अपने घर बना लिए थे। तो सोचिए, माहौल कैसा होगा। एक तरफ ताकत और जंग के ये वीरान पड़े किले और दूसरी तरफ उनमें बसता हुआ आम जीवन। हाँ, ये उस जगह के बदलते वक्त की कहानी कहते हैं। तो बाहर ये वीरान खंडहर और खतरनाक रास्ते, लेकिन इन खंडहरों के बीच जो समाज जी रहा था वो तो एकदम अलग था। मतलब जैसे ही आप किसी घर के दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं, दुनिया ही बदल जाती है। यही इस सफरनामे की सबसे हैरान करने वाली बात है। एक तरफ ये अकेलापन और खतरा, और दूसरी तरफ घरों के अंदर इतनी गर्मजोशी। तिब्बती समाज में उस वक्त जाति पाति, छुआछूत जैसी चीजें नहीं थी और औरतें पर्दा नहीं करती थीं। जो उस समय के भारतीय समाज के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। और मेहमान नवाजी तो ऐसी कि आज यकीन करना मुश्किल है। कोई भी अजनबी किसी के भी घर के अंदर तक जा सकता था। किसी के भी? हाँ, बस बहुत ही गरीब और फटेहाल दिखने वालों को चोरी के डर से अंदर नहीं आने देते थे। वरना आप अपरिचित होते हुए भी घर के अंदर जाकर वहां की बहू या सास से चाय बनाने को कह सकते हैं। अपनी झोली से चाय पत्ती दीजिए और वो बना देंगी। बिल्कुल। और वो चाय भी कोई मामूली चाय नहीं थी, मक्खन और सोडा नमक वाली चाय। इसका स्वाद सोचकर ही अजीब लग रहा है। हाँ बिल्कुल, उसे छोंगी नाम के एक बर्तन में कूटा जाता था और उसका रंग दूध जैसा होता था। लेखक ने एक मजेदार बात लिखी है
कि अगर आपको शक हो कि घरवाले आपका सारा मक्खन चाय में नहीं डालेंगे तो आप खुद रसोई में जाकर चाय मत कर ला सकते हैं। सोचिए जरा, एक अजनबी पर इतना भरोसा। हम्म। लेकिन यही खुलापन और भरोसा क्या एक तरह की सादगी नहीं थी? मतलब क्या ये लोग बाहरी दुनिया के खतरों से इतने अनजान थे? आपका सवाल बहुत सही है और यहीं पर कहानी का दूसरा अंधेरा पहलू सामने आता है। ये भरोसा सिर्फ घरों की चार दीवारी के अंदर था। बाहर निकलते ही, खासकर कुछ इलाकों में, हालात बिल्कुल उल्टे थे। जैसे? लेखक ने डांडे नाम की जगहों का जिक्र किया है जो सबसे खतरनाक थी। डांडे? ये क्या थे? इस 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर वीरान पहाड़ी इलाके थे। मीलों तक कोई गांव नहीं, कोई आबादी नहीं, और पहाड़ों के मुड़ों की वजह से आप दूर तक देख भी नहीं सकते कि कौन आ रहा है। ये जगहें डाकुओं के लिए जन्नत थी। और ऊपर से, जैसा कि किताब में लिखा है, वहां हथियार रखने पर कोई कानून ही नहीं था। लोग लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक लेके घूमते थे। और डाकुओं का तरीका सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पहले आदमी को मारते थे, उसके बाद देखते थे कि उसके पास पैसे हैं या नहीं। बिल्कुल। एक मिनट, ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब लूटने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इस डर से मार देना कि कहीं वो पहचान ना ले। हाँ, सरकार का पुलिस और खुफिया विभाग पर कोई खास खर्च नहीं था, और इन वीरान जगहों पर कोई गवाह मिलना तो नामुमकिन था। तो अब आप उस विरोधाभास को देखिए। एक समाज जो एक अजनबी को अपनी रसोई तक आने देता है, उसी समाज की कुछ हिस्सों में आपकी जान की कोई कीमत नहीं है। तो ऐसे जानलेवा माहौल में लेखक ने खुद को कैसे बचाया? यहाँ तो कोई जान पहचान भी काम नहीं आती। यहाँ उनका भिखारी का भेष काम आया। यही उनका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच था। वो लिखते हैं कि जैसे ही उन्हें कोई शक्ल से खतरनाक आदमी दिखता, वो तुरंत अपनी टोपी उतारते, जीभ बाहर निकालते और कुछ ही कहकर भीख मांगने लगते थे। हाँ, कुछ ही मतलब दया दया। तो एक अमीर शिकार की जगह वो एक दयनीय भिखारी बन जाते थे, जिससे किसी को क्या ही मिलेगा। बिल्कुल। उनकी ये तरकीब दिखाती है कि इस सफर के लिए हिम्मत से ज्यादा समझदारी की जरूरत थी। ये भिखारी वाला भेष वाकई एक कमाल की रणनीति थी, लेकिन इसने कुछ बहुत अजीब हालात भी पैदा किए होंगे। मुझे वो किस्सा याद आ रहा है जब वो 5 साल बाद दोबारा उसी रास्ते पर गए थे। हाँ, और वो किस्सा तिब्बती समाज की मानसिकता पर एक बहुत गहरी टिप्पणी है। इस पहली यात्रा में जब वो एक भिखारी के भेष में थे, तो उन्हें अपने मंगोल दोस्त सुमति की वजह से हर गांव में ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। सुमति की जान पहचान बहुत थी। लेकिन 5 साल बाद जब वो एक भद्र यात्री, मतलब एक शरीफ और अच्छे कपड़ों वाले इंसान के तौर पर घोड़ों पर सवार होकर लौटे, तब तो उन्हें और भी अच्छी इज्जत मिलनी चाहिए थी। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। उस बार किसी ने उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं दी। कमाल है, उन्हें गांव के सबसे गरीब झोपड़े में रात गुजारनी पड़ी। जी। ऐसा क्यों? लेखक ने इसकी क्या वजह बताई? सिर्फ ये कि लोग शाम को छंग, यानी वहां की शराब पीकर होश में नहीं रहते थे। छंग पीना एक कारण जरूर था, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो बात ज्यादा बड़ी है। ये उस समाज के भरोसे के पैमाने को दिखाता है। एक भिखारी को कोई खतरा नहीं माना जाता था। वो व्यवस्था का एक जाना पहचाना कमजोर हिस्सा था। लेकिन एक अनजान अच्छे कपड़े पहना घुड़सवार, वो एक बाहरी ताकत का प्रतीक हो सकता था। वो कौन है, कहां से आया है, उसके इरादे क्या हैं? मतलब जिस भेष को हम सबसे कमजोर समझते हैं, उसी ने उन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा और सम्मान दिलाया। और जब वो भद्र बनकर गए, तो उनका वही भद्र वेश शक की दीवार बन गया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वहां सामाजिक विश्वास का पैमाना दौलत या रुतबा नहीं, बल्कि पहचान थी। इन सामाजिक पहेलियों के बीच इस सफर में कुछ हल्के फुल्के मानवीय पल भी थे। वो धीरे चलने वाले घोड़े वाला किस्सा तो पढ़ते हुए भी हंसी दिलाता है। वो किस्सा इस मुश्किल यात्रा को एक मानवीय चेहरा देता है। जब वो डांडा पार कर रहे थे, तो लेखक को एक बहुत सुस्त घोड़ा मिला। वो अपने साथियों से मीलों पीछे रह गए और ऊपर से रास्ता भी भटक गए। हाँ, एक जगह से 2 रास्ते निकल रहे थे और वो गलत रास्ते पर 1.5-2 मील आगे चले गए। जब तक वो वापस आकर सही जगह पहुंचे, शाम हो चुकी थी। उनका मंगोल साथी सुमति, जिसका चेहरा वैसे ही गुस्से में लाल रहता था, अब तक गुस्से से भभक रहा था। तो सुमति बस इंतजार में आग बबूला हो रहा था। बिल्कुल। उसने शिकायत की, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। ये छोटी सी नोक-झोंक उस लंबी यात्रा के बीच के तनाव और दोस्ती को दिखाती है। हाँ, और लेखक ने बड़ी नरमी से जवाब दिया
कि इसमें उनका कोई कसूर नहीं था, घोड़ा ही ऐसा मिला था। ये छोटे छोटे पल ही सफर को यादगार बनाते हैं। सही बात है। तो खतरे, सामाजिक तानाबाना और ये मजेदार किस्से, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि राहुल सांकृत्यायन वहां सिर्फ एक घुमक्कड़ की तरह नहीं गए थे। वो एक महापंडित थे जो ज्ञान की तलाश में थे। क्या उन्हें वो मिला जिसकी तलाश में वो इतना जोखिम उठाकर गए थे? हाँ, और वो इस यात्रा का क्लाइमैक्स है। ये हुआ शेकर विहार में। यहाँ हमें तिब्बत की जमींदारी व्यवस्था का भी अंदाजा मिलता है। तिब्बत की ज्यादातर जमीन जागीरों में बंटी थी और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मठों यानी विहारों के कब्जे में था। तो ये मठ एक तरह से बड़े जमींदार थे? बिल्कुल। हर जागीरदार अपनी जमीन पर खुद खेती करवाता था, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते थे। और खेती की देखरेख के लिए मठ की तरफ से एक भिक्षु को भेजा जाता था, जिसे नमसे कहते थे। ये नमसे अपनी जागीर में किसी राजा से कम नहीं होता था। और शेकर विहार के नमसे से लेखक की मुलाकात हुई? हाँ, और किताब में लिखा है कि वो बड़े भद्र पुरुष थे। वो लेखक से बहुत प्यार से मिले, जबकि उस वक्त लेखक का भेष फटेहाल भिखारियों जैसा था। उन्हें कोई खास तवज्जो देने की जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने दी। और वहीं उस मठ के मंदिर में लेखक को वो खजाना मिला जिसके लिए उन्होंने ये सारी मुसीबतें उठाई थी। वो किताबें। वहां उन्हें कंजूर की 103 हस्तलिखित पोथियां मिली। कंजूर का मतलब है बुद्ध के वचनों का अनुवाद। किसी भी बौद्ध विद्वान के लिए ये किसी पारस पत्थर से कम नहीं था। और ये कोई आम कागज की किताबें नहीं थीं। इनका वजन और आकार भी असाधारण था। ये पोथियां मोटे कागज पर बहुत सुंदर अक्षरों में लिखी हुई थीं। और लेखक का अंदाजा है कि हर एक पोथी का वजन कम से कम 15-15 सेर रहा होगा। यानी करीब 14-15 किलो की एक किताब। हाँ, 103 पोथियां, हर एक 14-15 किलो की। ये तो ज्ञान का एक पहाड़ था, सचमुच का। बिल्कुल। और जैसे ही लेखक ने वो पोथियां देखी, वो सब कुछ भूल गए। यात्रा की थकान, आगे का सफर, उनका साथी सुमति, सब कुछ। सुमति ने उनसे अपने यजमानों के पास जाने की इजाजत मांगी, जिसके लिए लेखक पहले मना कर रहे थे ताकि देर न हो। लेकिन अब उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। तुरंत? क्योंकि उन्हें अपनी मंजिल मिल गई थी। किताब का वो एक वाक्य इस पल को पूरी तरह समेट लेता है। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। ये सिर्फ पढ़ना नहीं था, ये उन किताबों में समा जाना था। उस एक पल में उनकी यात्रा सफल हो गई थी। वो बाहरी दुनिया, अपना भेष, सारे खतरे, सब कुछ भूलकर सिर्फ उस ज्ञान के सागर में डूब गए थे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो राहुल सांकृत्यायन की ये यात्रा सिर्फ एक रोमांचक सफरनामा नहीं है। ये उस समय के तिब्बत का एक जीता जागता दस्तावेज है। एक ऐसी दुनिया की दुर्लभ तस्वीर जो बाहरी नजरों से ओझल थी। सही कहा। उनके इस लेख के जरिए हम एक ऐसे अनोखे समाज को देखते हैं जहां घरों के अंदर अथाह विश्वास है, पर बाहर जान का खतरा। जहां आध्यात्मिकता और सांसारिक क्रूरता साथ साथ चलते हैं। उन्होंने अपनी कलम से एक ऐसे समय और स्थान को हमेशा के लिए कैद कर लिया, जो अब शायद वैसा नहीं रहा। और ये हमारे सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाता है। लेखक 5 साल बाद एक भद्र वेश में एक सम्मानित यात्री के तौर पर लौटे थे। ये सोचने वाली बात है कि किस भेष ने उन्हें उस धरती की असली सच्चाई के ज्यादा करीब पहुंचाया होगा। एक भिखारी के भेष ने, जिसे समाज ने अपने अंदर आने दिया, या एक सम्मानित यात्री के भेष ने, जिसे शायद हमेशा एक दूरी से, एक शक की निगाह से देखा गया। असलियत देखने के लिए कभी कभी अपनी पहचान मिटानी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।